बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ शमी। इससे पहले आप इस कहानी की 14 किस्तें सुन चुके हैं और अब 15वीं किस्त मुलाहिदा फरमाएं। कुछ देर बाद मैं एक बेडरूम में पहुंच गया जो नहायत बहुत ज़्यादा आरास्ता था। नींद वाकई शिद्दत से आ रही थी। हाथ की तकलीफ दूर करने के लिए मैंने फिल वक्त कोई बंदोबस्त नहीं किया था, चुनाचे सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात ने मेरे ज़हन पर यलगार की, लेकिन मैंने कुव्वत इरादे से काम लेकर उन्हें अपने ज़हन से झटक दिया और आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नींद आ गई। मैं दूसरे दिन भी खूब दिन चढ़े तक सोता रहा। किसी ने भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की थी। खुद ही आंख खुली, देखा तो 9:30 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। और तो कोई बात नहीं थी, बस एनी पार्कर का ख्याल आ गया था कि कम नसीब लड़की भूखी प्यासी बंद होगी। गुस्ल से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। बेडरूम के दरवाजे से चंद गज के फासले पर एक शख्स स्टूल पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर जल्दी से खड़ा हो गया और हाथ में पकड़ा हुआ अखबार नीचे रख दिया। यस सर। कुछ नहीं, उस लड़की का क्या हाल है? बंद है जनाब। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं की, हालांकि वो सुबह से कई बार दरवाजा पीट चुकी है। बहुत अच्छा किया तुमने, नाश्ता लगवा दो। बहुत बेहतर, मुलाजिम ने जवाब दिया और मैं वहां से आगे बढ़ गया। दफादन मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने इधर उधर किसी की तलाश में निगाहें दौड़ाई। वही दरमियानी उम्र की औरत नजर आई जिसने रात को मुझे मेरी ख्वाबगाह में पहुंचाया था। मैंने इशारे से उसे बुलाया और कहने लगा, लीमू मिल सकेगा? जी। वो इस गैर मुतवक्के सवाल पर चौंक पड़ी थी। लीमू नहीं समझती तुम? समझती हूँ सर, क्या नाश्ते की मेज पर पहुंचा दूं? उसने सवाल किया। अच्छा रहने दो, थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में पहुंचा देना। मैंने फौरी तौर पर मेकअप उतारने का इरादा मुलतवी कर दिया। औरत अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रह गई थी। एनी पार्कर के दरवाजे पर 2 मुलाजिम मौजूद थे। मैंने उन्हें दरवाजा खोलने का इशारा किया। फिर मैं अंदर दाखिल हुआ तो एनी पार्कर एक सोफे पर मुंह फैलाए बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे। हेलो एनी, मैंने नर्म लहजे में कहा। बकवास मत करो मुझसे वरना अच्छा नहीं होगा। वो गर्राई। अरे अरे, तुम जैसी खुश मिजाज और स्मार्ट लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। बेवकूफ समझते हो मुझे? एनी का लहजा बदस्तूर तल्ख था। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तो फिर चापलूसी क्यों कर रहे हो? मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सब के सब गुंडे हो। रात को तुमने मुझे बेहोश किया था ना? हाँ एनी, ये जरूरी था, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी हफ्स से ज़र के लिए ये वाकई जरूरी था। क्यों? यही बात है ना? एनी ने तंज किया। अगर तुम गुस्सा थूक दो, सलीके से गुफ्तगू करो तो हम बेहतर फिजा में बातें कर सकेंगे, वरना दूसरी सूरत में क्या गुफ्तगू हो सकती है? मैं अमिक नहीं हूँ और ना तुम्हारी बातों में आ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई तावन करने को तैयार नहीं हूँ। एनी ने अपने गुस्से का इजहार किया। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा एनी, मगर ना तुमने गुस्ल किया है ना अपने बाल संवारे। ये सब कुछ क्या है? कम अज कम हाथ मुंह तो धो लो और नाश्ता तो कर लो। मैं नाश्ता नहीं करूंगी, भूखे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मेरी सूरत बदली हुई है लेकिन आवाज पहचानने की कोशिश तो करो। मेरी इस बात पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर बोली, क्या मतलब? मैं नहीं समझी। सकारा में जब तुम गोनी मैकलेरेंस के साथ रक्स कर रही थी, उस वक्त मैंने ही वेटर को भेजकर तुम्हें बुलवाया था। अगर मैं तुम्हें वहां से फरार कराने की कोशिश ना करता तो उसी वक्त किसी हादसे का शिकार हो चुकी होती। एनी बुरी तरह चौंक पड़ी। वो मुझे घूरने लगी थी। बकवास कर रहे हो तुम वो नहीं हो। अगर मैं वही हूं तो तुम मुझ पर एतमाद कर लोगी? तुम वो हो ही नहीं सकते। वो तो मैं मेकअप में हूं एनी। मेकअप साफ करके मेरे सामने आओ, और अगर तुम हो तो मैं अपने ख्यालात में तब्दीली पैदा कर लूंगी, और ये मेरा वादा है। मैं तुमसे तलाश करती रही हूँ, समझे? अगर तुम वाकई वो हो तो मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। अच्छी बात है, इंतजार करो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा और कमरे से बाहर निकल आया। एक बार फिर मुझे उसी औरत से राब्ता कायम करना पड़ा था। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नेली सर, उस औरत ने जवाब दिया। शुक्रिया नेली, लीमू ले आओ, मैंने कहा, और वो फिर चौंक पड़ी। सर क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने अहमकाना सी हंसी के साथ पूछा। नहीं नेली, मुझे जरूरत है। तुम लीमू लेकर मेरे कमरे में आ जाओ जरा जल्दी, मैंने कहा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद नेली एक प्लेट में 2 लीमू छुरी लेकर अंदर आ गई। मैंने उसे एतमाद में लेने के लिए उसका सहारा लिया और लीमू तराश कर उन्हें अपने चेहरे पर मलने के लिए कहा। नैली ने मेरे हुक्म की तामील की। तकरीबन 10 मिनट तक ये अमल जारी रहा और फिर नैली के हल्क से एक तहय्यर ज़दा आवाज निकली। ओह मेरे खुदा, आप सर, आपका चेहरा बदल गया ना। अब तौलिया लाओ जल्दी से, मैंने कहा और नैली झपट कर बाथरूम से तौलिया लेने चली गई। तौलिए से चेहरा खुश्क करने के बाद मैं बाथरूम में गया और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आया। नैली के चेहरे पर अब भी हैरत के आसार थे। परेशान होने की जरूरत नहीं नैली डेयर, उस लड़की पर काबू पाने के लिए ये सारे खेल हो रहे हैं, मैंने कहा और वो चौंक पड़ी।
ओह ये बात नहीं सर, मैं बस हैरान हूँ। मिस्टर गोनी आपके बारे में सब कुछ बता गए हैं, नेली ने कहा और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा एनी के पास पहुंच गया। उसने मुझे देखा और बुखलाए हुए अंदाज में मेरे नजदीक आ गई। हाँ तुम वही हो, लेकिन खुदा के लिए मुझे बताओ कि ये सब क्या है। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। अब तुम अपनी सारी परेशानियां मेरे हवाले कर दो एनी और मुतमईन हो जाओ। मैं अभी तुम्हें अपने खुलूस का यकीन नहीं दिला सकता, लेकिन आने वाले वक्त में सारी हकीकत खुल जाएगी। एनी कुछ सोचती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, सब यही कहते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा खुदा जाने। तुम्हारा नाम क्या है? पेड्रू। आओ नाश्ता कर लें, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा और वो खामोशी से मेरे साथ बाहर निकल आई। मेरा सामान भी जहाज पर रह गया। अंकल रूतरे मेरे लिए परेशान होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा और उसे नाश्ते के कमरे में ले आया। नाश्ता पहले ही लग चुका था। नेली वहां मौजूद थी, उसके साथ एक मुलाजिम भी था। ये दोनों नाश्ता लगाने लगे और मैं एनी के साथ नाश्ते में मसरूफ हो गया। वो शायद नाश्ते के दौरान अपनी परेशानियां भूल गई, क्योंकि उसने खूब डट कर नाश्ता किया था। काफी की 2 प्यालियां पीकर वो सैर हो गई और फिर कहने लगी, उस दिन के बाद जब भी सड़कों पर मैं निकलती तुम्हें तलाश करती थी। न जाने क्यों मुझे बार बार ये एहसास होता था कि तुम मेरे हमदर्द हो। आओ एनी, अब आराम से तुम्हारे कमरे में बैठकर गुफ्तगू करेंगे, मैंने कहा और वो उठ गई। मेरे साथ अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने कहा, मेरा हुलिया कितना खराब हो रहा है, क्या आर्जी तौर पर मुझे पहनने के लिए कोई लिबास नहीं मिल सकेगा? मुझे इस लिबास से वहशत हो रही है, मैं भी इंतजाम करता हूँ, मैंने कहा और उसे उसके कमरे में पहुंचाकर मैं बाहर निकल आया। नेली ने इस सिलसिले में उसकी मदद की थी। एनी चंद लम्हात के बाद बाहर निकल आई। गाउन उसके जिस्म पर ढीला था। नेली के और उसके बदन में जमीन व आसमान का फर्क था। वो हंसती हुई मेरे सामने आ गई। देखो मैं इस लिबास में कैसी लग रही हूँ, एनी पार्कर ने कहा और मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। ये शायद तुम्हारी बीवी का है। लेकिन वो औरत तुम्हारी बीवी तो मालूम नहीं होती, वो तो खादमा है, मैंने हंसते हुए कहा। और तुम्हारी बीवी? एनी की खमदार बवें खिंच गई थी। उसका कोई वजूद नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे साथ ही वो भी मुस्कुराने लगी। दरअसल तुम्हारे बारे में मुझे कुछ मालूम भी तो नहीं। आओ पहले एक दूसरे के मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू कर लें, क्या ख्याल है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम ज्यादा बेतकल्लुफ दोस्त बन जाएंगे। पहले मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ, मैंने कहा। कुछ ना कुछ तो तुम जानते ही होगे। मेरा नाम एनी पार्कर है। शरीयत के एतबार से स्विस हूँ। मेरे पापा माइकल पार्कर बहुत बड़े सनतकार हैं। दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। इसराइल में उन्होंने एक असला साज फैक्ट्री बनाकर हुकूमत को दी है। वो मजहबी अमूर में बेहद दिलचस्पी लेते हैं। मैं एडवेंचर पसंद हूँ। कई बार मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर चुकी हूँ, लेकिन बस इसी तरह जैसे सरकारी कैदी हूँ। हुकूमत की मशीनरी मेरे साथ लगी रहती है, लेकिन इस तरह वो सैर व तफरीह नहीं हो पाती जिस तरह मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं इस बार नहायत खामोशी से निकल आई। मैरी स्मिथ का फर्जी नाम इख्तियार करके मैं कई मुल्कों का दौरा कर चुकी हूँ, मगर न जाने किसने मुझे पहचान लिया। मैं यहाँ लंदन में अपनी कंपनी के सिर्फ एक फर्द माइकल डेन से मिली थी, जिन्हें मेरी यहाँ आमद का इल्म था। मिस्टर माइकल ने भी मेरा नाम पोशीदा रखा, लेकिन अब तो यूं लगता है जैसे हर शख्स मुझे जानता हो। गोनी मैक्लेरेंस ने तुम्हें पार्टी की हैसियत से दी थी, मैंने सवाल किया। वो मिस्टर माइकल का दोस्त था और उसी हैसियत से उसने मुझे अपने होटल में बुलाया था। उसके बाद तुम कहाँ चली गई यानी, मैंने पूछा। मुझे एहसास हो गया था कि मैं शिनाख्त कर ली गई हूँ, इसलिए मैं एक गुमनाम सी जगह रोपोश हो गई। वहाँ मिस्टर रोतरे मुझसे मिले और उन्होंने मुझे सूरत हाल से बाखबर किया। सूरत हाल क्या थी, मैंने एक और सवाल किया। ये कि चंद खतरनाक लोग मेरी हैसियत जान चुके हैं और मुझे अगवा करके मेरे वालिद से कुछ रकम वसूल करना चाहते हैं। मिस्टर रोतरे से तुम्हारी पहले से वाकफियत थी, मैंने कहा। नहीं, लेकिन वो मेरे पापा के शनासा थे। न सिर्फ शनासा, बल्कि वो पापा के लिए काम भी करते रहते थे। क्या काम, मैंने वजाहत तलब की। कामों की नोयत तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पापा की चंद खतूत दिखाए थे जो असली थे। मैं पापा की मोहर, उनके दस्तखत और उनके लेटर पैड को अच्छी तरह जानती हूँ। उसी बुनियाद पर तुमने मिस्टर रोतरे पर एतमाद कर लिया था, मैंने पूछा। हाँ, एतमाद ना करने की कोई जाहिर वजह नहीं थी। मिस्टर रोतरे मुझे अपने साथ फोरकस ले जाने वाले थे। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे स्विट्जरलैंड पहुंचा देंगे। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल मादाम एनी पार्कर, शायद आपको ये जानकर खुशी हो कि मिस्टर एडमंड रोतरे फ्रांस के सबसे खतरनाक बदमाश हैं। उन्होंने इसलिए आपको तहवील में लिया था कि वो आपके पापा से आपके इवद एक बहुत बड़ी रकम वसूल कर सकें। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, एनी ने जज्बाती अंदाज में कहा। मैं आपको दोबारा उसी जहाज पर पहुंचाने को तैयार हूँ। अलबत्ता मैं आपकी निगरानी करता रहूंगा, और जब आपको यकीन आ जाए कि मेरा कहना दुरुस्त था तो आप मुझसे राब्ता कायम करके अपनी मदद के लिए मुझे तलब कर सकती हैं। मगर वो खतूत मुमकिन है कि वो बिल्कुल असली हों और आपके पापा की रोतरे से शनासाई भी हो, लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। रोतरे आपके पापा को भी हवा न लगने देता
आप उसके पास हैं, फिर वो एक गुमनाम इंसान की हैसियत से आपके बारे में उनसे सौदेबाजी करता। खुदा की पनाह, मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ। एनी ने परेशान होते हुए कहा, फिलहाल आप जंजाल से निकल आई हैं, लेकिन अगर दोबारा आप आर्गिनो पर जाना चाहें तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। एनी पार्कर शदीद फिक्र और परेशानी में गर्दन हिलाते हुए सोचती रही, फिर एकदम बोली, गोनी मैक्लेरन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो भी तुम्हारे साथ नजर आया था। तमाम बातें इसी वक्त पूछ लोगी यानी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बराए करम मुझे अपने बारे में मुतमईन कर दो। तुम खुद और दूसरे मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों के फरेब में आकर खुद ये सब कुछ हासिल करना चाहते हो? जो कुछ मैं कहूंगा उस पर यकीन कर लोगी यानी? मैंने अपनाइयत के लहजे में कहा, कोशिश करूंगी पेड्रो, मैं जिन हालात का शिकार हो गई हूँ तुम खुद भी उनके बारे में अंदाजा लगा सकती हो कि वो कितने परेशान कुन है। न जाने पापा को मेरी परेशानियों का पता भी होगा या नहीं। अगर उन्हें हुआ तो वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मैं अजीब सी कशमकश में फंस गई हूँ, फैसला नहीं कर पा रही कि क्या करूँ। खुद को बिल्कुल तनहा महसूस कर रही हूँ। इन हालात में मेरी हर तशवीश बजा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहरसूरत यूं समझ लो कि मैं कुछ दिन कबल तुमसे रोशनास हुआ। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता भी नहीं था कि तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो। बस तुम्हारी अपनी जात ने मुझे मशहूर कर दिया था। मैं तुम्हें देखता रहा था, तुम्हारा ताकुब करता रहा, और जब मुझे इन हालात का इल्म हुआ तो मैंने अपना फर्ज समझा कि तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम जिस मकान में रुतरे के पास जाने से पहले मौजूद थी, मैंने उसका भी पता लगा लिया था। फिर वहां पहुंचा, वहां से तुम्हारी खुशबू सूंघता हुआ बिलाखिर एडमंड रूतरे के जहाज पर पहुंच गया। मुझे तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हैसियत से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी जात से दिलचस्पी रखता हूँ। और अब जबकि मुझे ये मालूम हो गया है कि तुम इतने दौलतमंद बाप की बेटी हो कि लोग तुम्हारे जरिए अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो मैंने भी ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दिया था कि मैं तुमसे अपनी दिली कैफियत का इजहार करूँ। तुम अगर ये ना कहती कि तुम खुद मुतमईन होना चाहती हो तो शायद ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताता। एनी पार्कर अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने गर्दन झुका ली और मदम लहजे में बोली, तो पेड्रो, तुम सिर्फ मेरी जात के लिए इतनी जदोजहद कर रहे थे? तुम्हें यकीन नहीं आता? मेरा लहजा यकायक असर अंगेज हो गया था। नहीं पेड्रो, तुम्हारी शक्लो सूरत ने पहली ही निगाह में मुझे मुतासर किया था। उस वक्त जब तुमने मुझे चले जाने के लिए कहा था तो वो तुम्हारी नेक नीति का सबूत था कि तुम दूसरे लोगों की मानिद मुझ पर तसल्लुत नहीं चाहते थे। यकीन करो पेड्रो, मैंने उस वक्त से लेकर आज तक हमेशा तुम्हारे बारे में मुसलसल सोचा है। मैं ये गौर करती रही हूँ कि तुम कौन थे और क्या चाहते थे। एनी, मैं अपना मकसद तुम्हें बता चुका हूँ। गोनी मैक्लेरन के बारे में सुनना चाहती हो तो वो भी सुन लो। गोनी का ताल्लुक लंदन के उन जेरे ज़मीर ग्रोहों में से है जो यहाँ दहशतगर्दी फैलाते रहते हैं। गोनी खुद भी तुम्हारी ताक में था और तुम्हारे जरिए दौलत कमाने का ख्वाहिशमंद। वो एडमंड रोतरे के जहाज पर तुम्हारी तलाश में चला गया था, लेकिन वहाँ मैंने उसे काबू में कर लिया और वो इस बात पर मजबूर हो गया कि मेरे हक में दस्तबदार हो जाए। मैंने उस पर यही जाहिर किया कि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो एनी पार्कर को अगवा करके उसके जरिए दौलत कमाना चाहते हैं। तब गोनी ने मेरे साथ मुश्तरका तौर पर काम करने की पेशकश कर दी। यहाँ इंग्लिस्तान में चूंकि मेरे वसाइल बिल्कुल नहीं और यूं भी मैं एक आम सा आदमी हूँ, सिर्फ तुम्हारी जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने ये खतरात मोल लिए थे। नतीजन मैंने फौरी तौर पर गोनी को बेवकूफ़ बनाने का फैसला कर लिया और मैंने उससे ये वादा कर लिया कि एनी के जरिए जो दौलत हासिल होगी उसका एक बड़ा हिस्सेदार गोनी मैक्लेरन भी होगा। लेकिन मेरे दिल में यही है एनी कि गोनी की मदद से मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ और बिलाखिर तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास पहुँचा दूँ। अब तुम गोनी और मेरे तल्लुकात के बारे में समझ गई होगी। एनी के चेहरे पर हैरानगी नुमायां थी। फिर वो बड़े जज्बाती लहजे में बोली, डियर, मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल करती हूँ। मैंने दिल ही दिल में खुदा से तौबा की कि इस यहूदी लड़की को शदीद मजबूरी की हालत में बर्दाश्त कर रहा हूँ। एनी, मैंने तुम्हें सारी पोजीशन बता दी है, इस पर गौर कर लेना। मेरी बातों में आकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मैंने उसे टालते हुए कहा, मैं कितने ही बड़े बाप की बेटी सही मगर इंसान तो हूँ। पेड्रो डियर, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। इस बार उसके लहजे से इंतहाई जज्बातियत झलक रही थी। वह घबरा कर बाहर निकल आया। बहरहाल उसे काबू में रखने की ये मुहिम मैंने सर कर ली थी और इम्कान इस बात का था कि अब आसानी से ये मेरे चुंगल से नहीं निकल सकेगी। दोपहर को नैली ने बहुत से रेडीमेड कपड़े एनी को ला कर दिए। गोनी ने मेरे लिबास भी भेजे थे। लंच के बाद मुझे उसका फोन मिला। एक मुलाजिम ने मुझे इतला दी थी। मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा, पेड्रो, तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। नाम लेने की जरूरत नहीं, हम फोन पर एहतियात करेंगे। सुनाओ, कैसे हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक काम तसल्ली बख्श शुरू हो गया है और अब हमारा ये मुश्तरका काम है। वेरी गुड। सुना है तुमने बहुत खूबसूरत मेकअप किया है। नैली ने मुझे फोन करके तुम्हारी शक्ल बदल जाने की कहानी सुनाई थी। लीमू का किस्सा भी बताया होगा? मैंने पूछा। हाँ, ये मेकअप मेरे लिए हैरत अंगेज है।
तुमसे मिलकर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो मुतमईन है? हाँ, मैंने जवाब दिया। जहाज वाले से उसकी दोस्ती किस तरह हुई? वो इसका चच्चा बन बैठा था, यानी उसके बाप का दोस्त। ओह चालाक बूढ़ा, इसके अलावा और क्या कर सकता था? बहरहाल अभी तक खामोशी है, कोई खास बात नहीं हुई। मैं भी फिलहाल तुमसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं कोई खसारा मोल नहीं ले सकता। तुम सुकून से वहां वक्त गुजारो, मैं अब तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगा। मेरे लिए और कोई खिदमत है तो बताओ। आइंदा प्रोग्राम पर कब गुफ्तगू होगी डियर? कुछ आराम तो कर लो, बेहतर है। बड़े लोगों का खेल देखकर उसके बाद प्रोग्राम बना लेंगे। ओके, मैंने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें एक काम करना होगा दोस्त, मेरे होटल से मेरा सामान मुझे ला कर देना होगा। मैंने होटल और कमरा नंबर उसे बताया और गोनी ने वादा किया कि वो पहुंच जाएगा। उसके बाद फोन बंद कर दिया गया। एनी पार्कर की मोहब्बत बहुत महंगी पड़ी थी, जान ही नहीं छोड़ रही थी। कमबख्त जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। बकौल उसके जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से उसे मोहब्बत हुई थी और बदनसीबी से मैं ही उसकी मोहब्बत का पहला शिकार था। बर्दाश्त करना ही था, अब तो कोई और तरकीब भी तो समझ में नहीं आ रही थी उसे शीशे में उतारने की। गोनी मैक्लारेन से दूसरे दिन सुबह मुलाकात हुई। न जाने किस वक्त वो आ गया था। नाश्ते के बाद नैली ने उसका पैगाम पहुंचा दिया। मैं समझा था कि उसका फोन आया है। जब फोन वाले कमरे में पहुंचा तो गोनी खुद सोफे पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर चौंक पड़ा। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई और वो काफी देर तक साकत और जामद मुझे देखता रहा। इतने हैरान क्यों हो गोनी? मैंने पूछा। जबरदस्त कशमकश है मेरे दिलो दिमाग में, यूं समझ लो बहुत से तूफानों से गुजर रहा हूँ। गोनी बारी लहजे में बोला। खैरियत? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। बिल्कुल खैरियत ही तो नहीं है। गोनी ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाल लिया और फिर उसने लिफाफे में से एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने कर दी। इसे देखो, ये किसकी तस्वीर है? मैंने तस्वीर पर निगाह की और फिर खुद मेरी हालत भी मुतगय्यर हो गई। मैं फटी फटी आंखों से उस तस्वीर को देखने लगा। ये मेरी ही तस्वीर थी। मेरे ज़हन में ख्यालात का एक हशर सा बरपा था। गोनी बगौर मेरी सूरत देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, कमरे में टहलने लगा, फिर रुक कर बोला, यहाँ इंग्लिस्तान में तुम्हारे लिए शदीद खतरात मौजूद है मिस्टर अली। बराए करम अब इस नाम से अजनबियत का इजहार मत करना। मैं तुम्हारे लिए सख्त परेशान हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि ओलिव हावर्ड ने सिर्फ मुझ ही से नहीं और दूसरे तमाम लोगों से भी तुम्हारी तलाश की दरख्वास्त की होगी। शायद उसे दरख्वास्त कहना मुनासिब नहीं है। तुम तसव्वुर करोगे कि अगर होम सेक्रेटरी तुमसे मुलाकात करके कहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो और जो कुछ तुम हो वो हुकूमत के इल्म है, स्कॉटलैंड जब चाहे तुम्हारे खिलाफ सबूत फराम करके हमारी गर्दन पकड़ सकता है। लेकिन बाद हालात ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत को भी तुम्हारी जरूरत पेश आ जाती है। जैसे ये शख्स, उसके बाद तुम्हें तस्वीर दिखाई जाती है और फिर कहा जाता है कि मिस्टर ओलिव हावर्ड जो अमेरिका की एक मुक्तदर शख्सियत है, उस शख्स की बादियाबी के ख्वाहिशमंद हैं और हमने उनसे वादा कर लिया है। चुनाचे जमीन के ऊपर के मामला से पुलिस खुद निमट रही है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में ये शख्स नजर आए और तुम उसे गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले कर दो तो हुकूमत इंग्लिस्तान और हुकूमत अमेरिका की निगाह में तुम्हारी वक़्त बढ़ जाएगी। मुमकिन है कोई बड़ा इनाम भी तुम्हें दे दिया जाए। तो मिस्टर अली, तुम जरूर कोशिश करोगे, क्या ख्याल है? हाँ, मैं वाकई ही परेशान हो जाऊंगा गोनी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बात यह है मिस्टर अली कि मामला तुम्हारे और हुकूमत अमेरिका के दरमियान है, जिसकी थोड़ी बहुत तफसील मुझे बता दी गई है। मैं कैथोलिक हूँ और एक खास बात और बता दूं कि मेरा बाप जर्मन था। नाजियों के ख्यालात से मुतासर, चुनाचे यहूदियों से नफरत मुझे विरसे में मिली है। मुझे इस बात का इल्म है कि हावर्ड यहूदी है और शायद यहूदियों ही की किसी चपकलश में अमरीकी हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो गई है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मनफी जज्बा पैदा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा तुम्हारी वजह से मुझे लंकास्टर पर फोकियत हासिल हुई है और ये लोग मेरे दुश्मन हैं, इसलिए उनकी बनिस्बतन तुम मेरे लिए ज्यादा काबिल एतमाद और मोहतरम हो। मैं अगर चाहता तो ये सारे हालात तुम्हें ना बताता और इन मालूमात को अपने जहन में महफूज रखता। तुम्हें बता देने का मकसद यही है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। चुनाचे ऐसा ना हो कि मैं पलटूं और गोली मेरी खोपड़ी में दाखिल हो जाए। क्या ख्याल है? मैं सर्द निगाहों से गोनी की शक्ल देख रहा था। ये इंकिशाफ बेहतर नहीं था, लेकिन गोनी की बातें सच्चाई पर मबनी थी और अगर उसके दिल में खोट होता तो दर हकीकत वो मेरी असली शक्ल देखकर खामोश हो जाता और जो चाहता खामोशी से कर गुजरता। इससे सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि गोनी मुझसे मुखलिस था। ये ठीक है गोनी, अचानक सूरत हाल बदल गई है, लेकिन अगर अब भी दोस्ती की बात करते हो तो आओ एक बार फिर दोस्ती कर लें। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गोनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुसाफा करने की बजाय आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। हम बुरे लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं तो फिर हमसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। मौका मिला तो किसी मुनासिब वक्त पर तुम्हारी इस मोहब्बत और खुलूस का जवाब दूंगा और अगर जरूरत पड़ी अली तो मैं इसे कबूल भी कर लूंगा। उसने मेरी पुश्त थपथपा कर कहा, शुक्रिया गोनी,
मेरी आवाज़ भी जज्बात से लबरेज थी। सूरत हाल अब किसी कदर मुख्तलिफ हो गई है। अपने हालात को ज़हन में रख कर बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या चाहते हो। इतनी जल्दी भी नहीं गोनी, पहले इन मामलात को तो निपटा लें, मैंने जवाब दिया। गोनी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, लड़की की क्या पोजीशन है? मैंने उसे शीशे में उतार लिया है। यहूदी की औलाद है, अच्छी तरह गौर कर लेना। मेरा ख्याल है हालात ठीक चल रहे हैं, फरेब तो नहीं दे रही। अगर जल्दी ना हो तो 2-4 दिन और जायजा ले लूं। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन कोई धोखा ना खा जाना। ये मामला तुम पर छोड़ दूं गोनी। मैं वादा करता हूं कि इस तरफ से कोई उलझन पैदा नहीं होने दूंगा। अगर तुमने जिम्मेदारी ली है तो फिर मुझे यकीन है। बहरहाल 2-4 दिन और गुजार लो। इसी दौरान मजीद मुतवक्के हंगामे भी देख लेते हैं, उसके बाद अमल करेंगे। वैसे मैंने इब्तिदा कर दिया है। वो किस तरह? मैंने कहा, फ्रांस में मेरे आदमियों ने मिकाइल पार्कर से गुफ्तो शनीद शुरू कर दिया है। अभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वेरी गुड, ये भी ठीक है। तो अब मुझे इजाजत दो और एक काम करो, अगर इसमें कोई दुश्वारी ना हो तो। वो क्या? मैंने सवाल किया। तुम दोबारा मेकअप कर लो। जो मेकअप तुमने किया हुआ था वो बहुत शानदार था, किसी उन्वान भी मेकअप नहीं लगता था। अगर किसी तौर भी वो तैयार हो जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह तुम आम निगाहों से महफूज रहोगे। ठीक है, ये काम हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। और उसके साथ गोनी उठ गया। फिर वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया और मैं अपनी जगह बैठा उन हालात पर गौर करता रहा। ज़हन लातादाद परेशानियों का शिकार हो गया था। गोनी की ये बात कि दर हकीकत मैं कौन हूँ खतरनाक भी साबित हो सकती थी, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। आवड़ ने लंदन को भी मेरे लिए अमेरिका बना दिया था। यहाँ भी मेरे दुश्मनों की तादाद इतनी थी जितनी अमेरिका में। इन हालात में अगर मैं गोनी की दस्तरस से निकल जाता तो फिर कहाँ जाता? इसके सिवा और कोई सूरत नहीं थी कि तन बतकदीर खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दूं। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि एनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। पेड्रू, उसने प्यार भरे लहजे में कहा, तन्हा क्यों बैठे हो? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। परेशान नजर आते हो, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है एनी, मैंने रस्मन कहा। तो फिर आम बात ही सही, कम से कम मुझे तो बता दो। तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिंदगी का मसला बन गई है। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों किसी की निगाहों में ना आ जाए। मुझे एहसास है पेड्रू कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मसला बन गई हूँ। ओ नहीं डियर, इस अंदाज में क्यों सोच रही हो? मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि कहीं तुम दूसरों की नज़र में ना आ जाओ। हम लंदन से निकल चलें, उसने तजवीज़ पेश की। मैं इन्हीं तैयारियों में मसरूफ हूँ, लेकिन एनी ये बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा, खामोशी के साथ किसी भी गोशा गुमनामी में। उसके लिए कानूनी कागजात दरकार होंगे। मैंने तशवीश जाहिर की। कागजात तैयार कराए जा सकते हैं, तुम रकम की फिक्र मत करो। मैं यहाँ लंदन में मतलूबा रकम फराहम कर सकती हूँ, एनी ने कहा और मैं हंसने लगा। क्यों हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी मासूमियत पर। कोई बेवकूफ़ी की बात की है मैंने? बेवकूफ़ी की नहीं, मासूमियत की। तुम्हारी असल हैसियत से ना तो दूसरे कागजात तैयार कराए जा सकते हैं, ना तुम इस हैसियत से रकम हासिल कर सकती हो। वो लोग शिकारी कुत्तों की मानद तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। ओह, एनी ने सर को जंबश देते हुए कहा। उसके साथ ही उसकी आंखों में भी फिक्रमंदी के नकूश उजागर हो गए थे। तुम इस सिलसिले में फिक्रमंद ना हो एनी, ये सारी बातें सोचना मेरा काम है। मैंने एक फैसला कर लिया है। वो क्या? एनी घबरा कर बोली। हम दोनों अपनी शक्लें तब्दील कर लेंगे और इन बदली हुई शक्लों के साथ यहाँ से निकल चलेंगे। मेकअप? एनी पार्कर उछल पड़ी। हाँ, इससे कबल तुम मेरा चेहरा देख चुकी हो, मैं तुम्हारा चेहरा भी तब्दील कर दूंगा। हम इन बदली हुई शक्लों के साथ इंग्लैंड से निकल चलेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प बात होगी, मैं तैयार हूँ, एनी ने कहा। शुक्रिया एनी, इस तरह हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मैंने कहा। फौरी तौर पर जो तरकीब ज़हन में आई थी वो खासी कारआमद मालूम होती थी। मैंने एनी की रजामंदी से फ़ायदा उठाया। गोनी मैकलारेंस ने होटल से मेरा सामान भी भिजवा दिया था। इसमें वो शीशी भी मौजूद थी जो पिंगली ने एंड्रयू के हाथ भिजवाई थी। मैं उस अजीम तोहफे को ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता जिसने इंतहाई नाजुक हालात में मेरी मदद की थी। मेकअप के बाद एनी के रुखसार कुछ उभर गए थे और पपोटे सूज जाने से आंखें कुछ छोटी नजर आने लगी थी। बस इन दो तब्दीलियों ने उसकी शक्ल इस कदर बदल डाली थी कि वो आईना देखकर खुद हैरान हो गई थी। खुदा की बना, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई। बालों के स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली तुम्हें यकसर बदल देगी। मैंने कहा, बालों का स्टाइल मैं खुद ही बदल लूंगी। अब तुम अपना मेकअप करो। पहले वाली शक्ल ठीक रहेगी? मैंने पूछा। तुम अब किसी भी शक्ल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी रूह को पहचान गई हूँ, एनी ने कहा। और मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया कि अगर तुम मेरी रूह में झांक लो तो उसी वक्त तुम्हारा दम निकल जाए। गोनी से तीसरे दिन मुलाकात हुई। वो मुझे फोन करके आया था और उससे खुलकर बातें करने के लिए मुझे एनी को बेहोशी की दवा देनी पड़ी थी, वरना जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी मोहब्बत शदीद होती जा रही थी।
यहाँ तक कि अब वो एक लम्हे के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। गोनी ने पुरजोश मुसाफा किया था। बड़ी दिलचस्प खबरें लाया हूँ तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुंतजिर हूँ। लंदन के गली कोचे बारूद उगल रहे हैं। अब तक 17 अफराद मारे जा चुके हैं। गोनी ने कहा, खैरियत, कोई फसाद हो गया? वैसे यहाँ अखबार नहीं आते गोनी, मैंने हैरान होते हुए कहा। मंगवा लिया करो, अखबारात का मुतालिया जरूरी होता है। बहरहाल तफसील ये है कि लंकास्टर रोतरे में चल गई है और इस तसादम के लिए तुम्हारी इस खादम ने कोशिश की है। कर्बी फोस्टर आजकल लंकास्टर का हाशिया बरदार है। उसके लिए बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी थी। रोतरे लंकास्टर पर चढ़ दौड़ा। वैसे लंकास्टर का पल्ला भारी है क्योंकि रोतरे की बनिस्बतन उसे ज्यादा आसानियां मुहैया हैं, लेकिन मैं बशीन गोई करता हूँ कि आने वाला वक्त लंकास्टर पर बहुत भारी होगा। वो क्यों? मैंने पूछा। रोतरे बहुत जिंदा है। वो फ्रांस के एक रवायती खानदान से ताल्लुक रखता है। क्या रवायत है उस खानदान की? मैंने सवाल किया। एडमंड वांते उसी खानदान का एक फर्द था, वो आदमखोर जो फ्रांस के 32 इंसानों को खा गया था। सुना है रोतरे के खानदान में कई आदमखोर पैदा हुए। वैसे तो दरिंदगी उस खानदान की फितरत है। रोतरे अगर लंकास्टर से हल्का पड़ा तो वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नई कुव्वत के साथ फिर वापस आएगा। ओह, दिलचस्प बात है। मेरी हैरत में इजाफा हो गया था। लंदन पुलिस बहुत चौकस है आजकल। इन दोनों के आपस में भिड़ जाने की वजह से जराइम में कमी आ गई है। खैर, ये बाहर की खबरें हैं, तुम यहाँ के हालात सुनाओ। वैसे तुम्हारा ये मेकअप मेरे लिए हैरत अंगेज है। बड़ा अनोखा मेकअप है, मुख्तसर लेकिन कारआमद। एनी को देखोगे? मैंने गोनी से पूछा। उसका चेहरा भी बदल दिया है? हाँ, वो इस वक्त बेहोशी में है। तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। जरूर देखूंगा। वैसे एक और खबर भी है तुम्हारे लिए। अगर अखबारात देखते तो तुम्हें अब तक इसका इल्म हो चुका होता। एनी पार्कर के अगवा की खबर आम हो गई है और मिस्टर मिकाइल पार्कर लंदन आ गए हैं। उसके साथ ही कई मुल्कों की पुलिस एनी पार्कर की तलाश में मसरूफ हो गई है। गुड। मिकाइल पार्कर ने तुम्हारे उस आदमी से राब्ता कायम नहीं किया जिसके जरिए तुमने उनसे बातचीत की थी? किया है। मिकाइल पार्कर फौरी तौर पर उससे मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। पुलिस की हंगामा खेजियां कम हो जाए तो फिर कुछ बात शुरू की जाए। उसके साथ ही एक और ख्याल भी है मेरे ज़हन में। क्या? मैंने पूछा। लंदन या फ्रांस में मिस्टर मिकाइल पार्कर से कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। उसके लिए किसी और जगह का इंतखाब करना पड़ेगा। गोनी ने बताया। लिबनान? मैंने भी इख्तियार कहा। गोनी पुरख्याल अंदाज में मुझे देखने लगा। ये नाम तुम्हारे ज़हन में किस तरह आया? इसलिए कि मैं लिबनान जाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। वेरी गुड, तुम्हें वहां पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन अगर हम मामला तय होने के बाद एनी पार्कर को उसके बाप के हवाले बैरूत में करें तो इससे सौदेबाजी हमें कहीं और करनी होगी, मसलन स्पेन या डेनमार्क में। हम किसी तरह भी उसे बैरूत की तरफ मुतवज्जा होने नहीं देंगे। मुनासिब बात है, मैंने कहा। फिर भी एक उलझन मेरे ज़हन में पैदा होती है। क्या? मैं बहुत गौर से गोनी की बातें सुन रहा था। इस मखसूस तिजारती मामले में तुम कैसे शरीक हो गए? गोनी ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, गोनी, मैं पाकिस्तानी हूँ। हम लोगों के बारे में तुम्हें मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं। किसी से दोस्ती हो जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज हमारे रास्ते में नहीं होती, कोई भी चीज। सुनो गोनी, एनी के सिलसिले में तुम पार्कर से जो भी रकम वसूल करोगे उसका $1 भी मुझ पर हराम है। मैं उसमें से कुछ नहीं लूंगा। जो चीज़ हम पर हराम होती है उसे इस्तेमाल करने की बजाय हम भूखा और प्यासा रहना पसंद करते हैं। चुनाचे अब इस सिलसिले में तुम्हें कोई ज़हनी परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। गोनी का चेहरा हैरत की तस्वीर बन गया था। वो सत्ते किसी आलम में मुझे देखता रहा, फिर रुक रुक कर कहने लगा, एनी पार्कर के सिलसिले में हासिल होने वाली रकम इतनी होगी अली कि इसका निस्फ हिस्सा भी तुम्हें बैरूत के दौलतमंद लोगों की फहरिस्त में ला खड़ा करेगा। मैं इस रकम को एक हकीर तोहफे की शक्ल में अपने दोस्त गोनी को पेश करता हूँ। नाकाबिले यकीन सी बात है। बहरहाल हम इस मौजू पर अभी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। गोया तुम्हारी तरफ से इजाजत है कि मैं कहीं भी अपने तौर पर मिकाइल पार्कर से मुज़ाकरात कर लूँ। अब वो तुम्हारा मसला है, ठीक है? बैरूत रवानगी के लिए तैयारियां कर लो। और हाँ, मैं जरा उसका मेकअप भी तो देख लूं। गोनी खड़ा हो गया। मैं उसे लिए हुए उसके कमरे में आ गया जहां एनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। गोनी उसे देखकर हैरान रह गया। हैरत अंगेज, यकीनन हैरत अंगेज अली, ये फन तुमने कहां से सीखा? मेकअप का ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आया। कोई इसे एनी नहीं कह सकता, जबकि इसमें कोई नुमाया तब्दीली भी नहीं की गई। बस ये मेरे हॉलीवुड के एक दोस्त का तोहफा है। ओह, हॉलीवुड तो मरकज है इन चीजों का। बड़ा कामयाब मेकअप है। खैर, फिल वक्त यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने का मामला जेरे गौर है। हाँ गोनी, क्या यह मुमकिन है कि हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से यहाँ से निकल जाएं? तुम्हें हमारे कागजात तैयार कराने होंगे। नई नई शादी करके हम हनीमून मनाने बैरूत जाएंगे। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी कोशिश के बाद काम हो सकता है, यकीनन हो सकता है।
तुम नैली से कहकर इसकी और अपनी तस्वीरें बनवा लो। ये तस्वीरें कल मुझे मिल जानी चाहिए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। वंडरफुल आइडिया है। मेरा ख्याल है कि लंदन के किसी नवाई इलाके में तुम्हारी एक शादी भी करा दी जाए और तुम मुकद्दस पादरी की दुआओं के साथ बैरूत का सफर करो। ओ नहीं गोनी, मैं जरूरतन भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो यहूदी है। शादी ख्वाह किसी भी मजहब के तहत हो एक तकद्दुस रखती है और मैं इस तकद्दुस को मजरूर नहीं कर सकता। फिर फर्जी तौर पर किसी पादरी से कागजात हासिल करने होंगे। खैर, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। वैसे बेहतरीन तरीका सोचा है तुमने, अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। गोनी ने मुतमईन अंदाज में कहा। थोड़ी देर तक वो मेरे साथ रहा, फिर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैं खुश आइंदा ख्यालात में खो गया। हालात किसी कदर मुवाफिक हो गए थे और अब उम्मीद बन गई थी कि शायद मैं अपनी मंजिल पा जाऊं। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर एनी नडाल सी थी। ये उस दुआ का असर था जो उसके असाबी निज़ाम पर असरअंदाज हुई थी। मैं उसकी दिलजोई करने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल पर एक बोझ सा है। मैं तो कैद होकर रह गई हूँ। ख्वाह मुखा इस तरह घर से बाहर निकली, एक बात बार बार जहन में आ रही है। क्या? मैंने पूछा। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाऊं और वहां अपने बारे में तफसील बताकर हुकूमत की तहवील में चली जाऊं। मुझे यकीन है कि हुकूमत मेरी मदद करेगी और मुझे वापस पहुंचा दिया जाएगा। ख्याल बुरा नहीं, मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारा हक है, मैंने जवाबन कहा। तुम्हारी क्या राय है पेड्रू? एनी ने पूछा। मैंने कहा ना, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। तो फिर क्या ख्याल है, कब ले चलोगे मुझे? एनी ने कहा। मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूंगा। जाहिर है उसके बाद मामलात तुम्हें खुद ही तय करने होंगे। क्यों, तुम मेरे साथ नहीं होगे? मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या बात है पेड्रू, तुम उदास क्यों हो गए? उसने चौंक कर पूछा। मैं इस मजाक में तुम्हारा साथ किस तरह दे सकता हूँ? यहाँ मेरी आमद के जराए कानूनी नहीं और फिर पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, मेरी नहीं। जाहिर है मैं खुद को पुलिस की तहवील में देना पसंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी वकालत करूंगी पेड्रू। मैं उन्हें बताऊंगी कि किस तरह तुमने मेरी मदद की और तुम्हारी वजह से। सॉरी यानी, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह पहुंचा दूं। उसके बाद मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, गोया तुम मेरे साथ नहीं होगे। नहीं यानी, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। तो फिर तकल्लुफ से काम क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें यह तजवीज पसंद नहीं तो मना कर दो। मैं तुम्हारी किसी बात से इनहराफ कब कर रही हूँ? ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गई। नहीं एनी डियर, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। तुम्हारे साथ रहकर अब इतनी परेशान भी नहीं हूँ, बस यूं ही बोरियत होने लगी थी। एनी, मगर तुम अपने किसी अमल में अपने लिए बेहतरी समझती हो तो यकीन करो कि मैं तुम्हारी राह का पत्थर नहीं बनूंगा। वैसे मैं अपने दौर पर भी खामोश नहीं बैठा हूँ, मुसलसल अमल कर रहा हूँ। तो फिर इतने संजीदा क्यों हो? मैंने तो एक तजवीज़ पेश की थी। मैंने गोनी से बात की है। मैंने उससे कहा है कि वो हम लोगों को बैरूत पहुंचा दे। मैंने उसके लालच को मजीद हवा दी है और कहा है कि बैरूत पहुंचकर हम मिस्टर पार्कर से रब्ता कायम करेंगे और उन्हें रकम की फराहमी के लिए मजबूर करेंगे। गोनी मेरे बातों में आ गया है और हमारी रवानगी की तैयारियां कर रहा है। मैंने उसके सामने एक और तजवीज़ भी पेश की है। वो क्या? एनी ने पूछा। यहाँ से हम एक नए शादीशुदा जोड़े की हैसियत से निकल जाएंगे, जिसका मकसद हनीमून मनाने के लिए बैरूत जाना होगा। हमारे बदले हुए चेहरे किसी को शुबे का मौका ही नहीं देंगे। बड़ी मुबारक तजवीज़ है। इसमें जरा सी तरमीम और कर ली जाए तो क्या हर्ज है पेड्रू? एनी दफातन मुस्कुरा पड़ी। उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। ये शादी नमाइशी क्यों हो? हम इसे हकीकत का रूप क्यों ना दे दें? मैंने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाया था। फिर मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं यानी, ये काम इन हालात में मुमकिन नहीं। क्यों? उसने उदास लहजे में पूछा। इस तरह मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो तुम्हें अगवा करके तुम्हारे बाप से दौलत हासिल करना चाहते हैं? ये फर्क तो मैं समझती हूँ, एनी ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं समझेंगे। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा। सूरत हाल मिलाकर उनके इल्म में आ जाएगी। उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हें जराइम पेशा लोगों के कई गिरोहों से बचा कर लाया हूँ। वो मेरे शुक्रगुजार होंगे यानी, लेकिन जब उन्हें ये मालूम होगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो वो सोचेंगे कि मैंने भी वही सब कुछ किया है जो दूसरे करना चाहते हैं। मैंने दौलतमंद बनने के लिए ये चाल चली है। समझ रही हो एनी? लेकिन क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे पेड्रू? वो परेशान होकर बोली। जरूर करूंगा, मगर तुम्हें तुम्हारे पापा की तहवील में देने के बाद, उस वक्त जब तुम्हारे पापा खुद मुझसे इस मौजू पर बात करेंगे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एनी कुछ सोचने लगी, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं समझ रही हूँ, मैं तुम्हारा मकसद समझ गई। बेशक वो एक बावकार अंदाज होगा। हाँ ठीक है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मेरी सोच गलत थी। ये तो सही है कि पापा इस बात से खुश नहीं होंगे, मगर पेड्रू, जिस कदर जल्द मुमकिन हो यहाँ से निकल चलो। मेरी भी यही ख्वाहिश है एनी। अभी थोड़ी देर के बाद नैली हमारी तस्वीरें बनवाएगी। ये तस्वीरें हमारे लिए नए पासपोर्ट वगैरह के लिए ज़रूरी हैं।
मैंने कहा और एनी हंसने लगी। वो इस तसव्वुर से बहुत खुश नजर आती थी। ओलिव हावर्ड अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक कि मजबूर होकर उसने अखबारात में मेरी तस्वीरें भी दे दी और मेरी गिरफ्तारी पर एक भारी रकम इनाम में देने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन ये इख्तियार उसने अपनी तरफ से नहीं दिया था, बल्कि उसमें एक सेउन्नी आवारा मुलव्वस था। इख्तियार में मुझे एक जनूनी कातल और यहूदियत का बदतरीन दुश्मन जाहिर किया गया था। उसके ये अल्फाज तो मेरे एजाज की हैसियत रखते थे, लेकिन फिर भी मैंने ये अखबारात एनी से छुपा लिए, क्योंकि वो मेरी असल शक्ल भी देख चुकी थी। इस तरह सारा खेल ही बिगड़ जाता। बिलाकर गोनी ने एक दिन फोन पर इतला दी कि वो मिस्टर और मिसेज आर मार्क के लिए सीटें बुक कराने में कामयाब हो गया है। कल दोपहर 2 बजे तुम लंदन छोड़ दोगे दोस्त, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वेरी गुड गोनी, मगर रवानगी से कबल तुमसे मुलाकात। मोहतरमा को सुकून की नींद सुला देना। मैं 11:30 बजे तुम्हारे पास पहुंचूंगा। ओके, मैं इंतजार करूंगा। मैंने जवाब दिया। मेरे बदन में मुसरत की लहरें दौड़ रही थी। शायद लंदन की मुसीबतों के दिन भी खत्म हो गए थे। बड़ी तूफानी जिंदगी गुजारी थी। ये चंद माह हजारों साल की मानंद महसूस हो रहे थे, हालांकि ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। बहुत मुख्तसर वक्त गुजारा था जब मैं यूनिवर्सिटी का एक होनहार तालिब इल्म था और जिंदगी में असूल इल्म के सिवा और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। फिर तकदीर न जाने कहां कहां ले गई और अब मैं एक सफाक कातल और 2 मुल्कों का मुजरिम था। मुझे खुद पर हंसी आ गई, लेकिन फिर अंदर से उभरने वाले एक जज्बे ने ढारस बंधाई। जज्बा ही तो रूह है, जज्बा ही तो जिंदगी है। अगर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद ना हो तो फिर उसमें और किसी बेजान पत्थर में क्या फर्क रह जाता है। अगर तालीम हासिल कर लेता तो वकील बन जाता, जज बन जाता, बुलाशुबा एक बाइज्जत जिंदगी के उसूल में कामयाब हो जाता, लेकिन कोई इनफरादियत तो ना होती। वही घर बार, बीवी, बच्चे, एक आम सी जिंदगी। लेकिन अब मेरे सामने एक मकसद था। वतन से दर बदर कर दिए जाने वाले, अपने घरों के दरवाजों को हसरत से तकने वाले, अपने वकार के लिए जंग कर रहे थे। मैं इस जंग में उनका साथी बनने का ख्वाहिशमंद था। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि उनके शाना बशाना गासबों से जंग करूं और उनकी आज़ादी के सूरज को अपनी आंखों से तलू होते हुए देखूं, या फिर उस मकसद के लिए अपनी जान दे दूं।